नहीं मानते थे वो आज भी नहीं मानते। जी हाँ, जो संविधान विरोधी है वही मनुवादी है। कोई भी परमानेंट नहीं, हर चीज अनित्य है। कि किसी बात को इसलिए मत मानो कि मैं कह रहा हूँ, तो हमें इस जाति का अंत करना ही चाहिए। सरकारी खर्चे पे क्वालिटी एजुकेशन मिले, आगे बढ़ने के अच्छे अवसर मिले। उनका लड़ने का तरीका अलग था, लेकिन लक्ष्य एक था, पूरे भारत को बांध के एकजुट रखना है। एक ऐसा भारत बने जहाँ सबके लिए समान अवसर हो। दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। हर कार्यालय में 2 तस्वीरें होंगी, एक बाबा साहेब अम्बेडकर की और दूसरा शहीद भगत सिंह की। मेरे साथ दिल्ली के सोशल जस्टिस मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी हैं, जो लगातार इससे पहले उन्होंने सरकारी स्कूलों की हालत सुधरी थी, सरकारी स्कूलों में संविधान को पाठ्यक्रम में शामिल किया था। तो क्या मिशन जय भीम जो चला रहे हैं राजेंद्र पाल गौतम, उसका भी असर दिख रहा है? और समाज में जो टूट है जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, उसको पाटने के लिए वो हर वापसी का अभियान चला रहे हैं। उन्होंने लक्ष्य रखा है कि 10 करोड़ बहुजनों को 2025 तक वो बौद्ध धर्म से जोड़ेंगे, जो भारत की विरासत है, जो सम्राट अशोक की विरासत है, जिसको हम अखंड भारत कहते हैं। सर, ये फैसला कब हुआ कि हर दफ्तर में बाबा साहब की तस्वीर होगी? आज ही मुख्यमंत्री जी ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो सरकारी आयोजन था उसके अंदर घोषणा की है। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि दिल्ली की जो सरकार है वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और भगत सिंह के सपनों का भारत बने, जिसमें जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर कोई उत्पीड़न ना हो, जिसमें क्वालिटी एजुकेशन सबको सरकारी खर्चे पर मिले, अमीर हो या गरीब हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, उन सबको सरकारी खर्चे पे क्वालिटी एजुकेशन मिले, क्वालिटी हेल्थ सर्विस मिले, सबको आगे बढ़ने के अच्छे अवसर मिले और जाति और धर्म के आधार पे बंटवारा ना हो। एक ऐसा भारत बने जहाँ सबके लिए समान अवसर हों। तो उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं दिल्ली की सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में शुरू की है। उसी संदर्भ में उन्होंने गणतंत्र दिवस के अवसर पर, उस मौके पर अपने भाषण में उन्होंने कहा कि हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और शहीद भगत सिंह के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं। जैसा उन दोनों की सोच थी, उनका लड़ने का तरीका अलग था, लेकिन लक्ष्य एक था। वो चाहते थे कि जाति और धर्म के आधार पर देश ना बटे। वो चाहते थे कि सबके लिए आगे बढ़ने के समान अवसर हों, खासतौर पर एजुकेशन, सबको सरकारी खर्चे पे क्वालिटी एजुकेशन मिले। तो वो जो सपना था बाबा साहेब का और शहीद भगत सिंह का, कि सपनों का भारत बनाने का, वो दिल्ली में शुरुआत हुई है और मैं समझता हूँ इस दिशा में हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं। जब पूरा देश 26 जनवरी को संविधान याद कर रहा होगा, गणतंत्र जब भारत में संविधान लागू हुआ उसको मना रहा है, राजपथ पर, इंडिया गेट पर एक 1972 से भारत के विजय का प्रतीक था मशाल, अमर जवान ज्योति मशाल, उसको भी मर्ज कर दिया गया है, जो मोदी जी ने नया वॉर मेमोरियल बनवाया है। इसको कैसे देख रहे हैं आप? क्या इस देश में अब इतना भी हैसियत नहीं है कि हम 2 मसाले एक साथ जला सके? सरकार ने कहा कि मेरे पास मेंटेनेंस का खर्चा नहीं था। मुझे लगता है कि सब जगह मेरा ही पत्थर लगे, पुराने जितनी भी चीज़ें हैं वो धीरे धीरे उनको सबको मिटाया जाए, ये ऐसा प्रयास है। अदरवाइज़ तो अगर अच्छी बात है, नया वार मेमोरियल बना, हमें शहीदों को सम्मान देना भी चाहिए, लेकिन उसके लिए उस पुरानी वाली मसाल को बुझाना उचित नहीं था। बुझाना कहिए या वहाँ मर्ज करना कहिए, यहाँ भी चलती रहती, वहाँ भी चलती रहती, क्या दिक्कत? क्या लग रहा है आरएसएस को दिक्कत हो रही है क्योंकि आज़ादी की लड़ाई में उसका कोई योगदान नहीं है, उसके पास कोई फ्रीडम फाइटर ने क्लेम नहीं है। इसीलिए पूरे इतिहास को बदलने का प्रयास किया जा रहा है, रीराइट करने की कोशिश की जा रही है हिस्ट्री को। उन्हें लगता है सारे जो प्रतीक हैं जो इतिहास के, वो चीख चीख के कह रहे हैं कि आरएसएस का कहीं भी स्वतंत्रता के आंदोलन में कोई रोल नहीं है। उसको तो लोग कहते थे आरएसएस को रॉयल सीक्रेट सर्विस, मतलब वो अंग्रेज का एक एजेंसी थी। अच्छा, इससे कैसे लेते हैं? एक चिंतक हैं आरएसएस के श्रीवास्तव जी, उन्होंने कहा कि सम्राट अशोक बहुत आताताई राजा थे। देखिए, वो जो सिन्हा जी हैं जिन्होंने ये लिखा, ये अपने आप में शर्मनाक है। उन्होंने कहाँ से क्या पढ़ा और क्या लिख दिया, एक राय बना दी। उनको देखना चाहिए जो सेकंड पार्ट है, सम्राट अशोक महान क्यों है। उनका फर्स्ट पार्ट जो था, जो एक ब्लैक स्टोरी है जिसके आधार पे आप ये बोल रहे हैं, आप ये देखिए ना, महान क्यों बने कि वो कलिंग युद्ध के बाद उन्हें लगा कि लाखों लोगों की जान जो गई वो बच सकती थी। मुझे क्या, बेटी को उन्होंने राजा न बना के किसी को जिंदा नहीं कर सकता तो मुझे मारने का क्या हक है। इतने बड़े पैमाने पे लाखों लोग मरे, तो उसके बाद उनको वो एहसास हुआ और पश्चाताप में आके उन्होंने फिर पूरे हथियार का त्याग करके बुद्ध के धम्म में दीक्षा ली, शरण ली, और उसके बाद अपने बेटा बेटी तक को धम्म के प्रचार प्रसार के लिए विदेशों में भेजा, और खुद उन्होंने बुद्ध धम्म के प्रचार प्रसार में बाकी का अपना पूरा जीवन लगाया।
तो इसीलिए तो सम्राट अशोक महान बने। तो आप उसके महान वाले कैरेक्टर को दिखाने की बजाय अगर उससे पहले उन्होंने क्या किया और वो भी सच पे आधारित नहीं है, उस पार्ट को दिखाना उनकी छोटी मानसिकता को दर्शाता है, सिन्हा जी की, जिन्होंने वो लिखा है। सर एक बड़ी विडंबना देखते हैं हम लोग, गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे पर भी संविधान लागू हुआ था, इम्प्लीमेंट हुआ था महत्वपूर्ण सबसे बड़ा 1950, उसमें सबसे ज्यादा बाबा साहब की संविधान और बाबा साहब की संविधान लागू हुई 26 जनवरी 1950 को हुआ, इसीलिए इस दिन का महत्व हमारे लोगों में खासतौर पे बहुत ज्यादा है, क्योंकि संविधान से ही हमें सारे हक और अधिकार मिले हैं, संविधान से ही हम लोग कम से कम कानून की नजर में समान हुए। लेकिन उसी में बाबा साहब हाशिए पर हैं, संविधान की कोई चर्चा ही नहीं होती। इसको भी लोगों ने इंडिपेंडेंस डे से जोड़ दिया है, स्वतंत्रता नहीं होती तो ये गलती उन सरकारों की है कि जिस दिन बाबा साहब का बनाया संविधान जो सबको समान दृष्टि से देखता, सबको समान रूप से आगे बढ़ने के अवसर पैदा करने की बात करता है, तो वो तो दिन ही बाबा साहब के नाम है। प्रजातंत्र को भारत में लाने वाले सही उसी मतलब सोच को जो उन्होंने पूरे दुनिया के अंदर देखी, जो उन्होंने अमेरिका में स्टडी किया, ब्रिटेन में स्टडी किया और स्टडी करने के बाद लोकतंत्र को समझा और लोकतंत्र के महत्व को समझा और उसको फिर भारत में कैसे लाया जाए, तो वो जो सोच थी जो संविधान के माध्यम से भारत में लागू हुई, वो बाबा साहब का सपना था। और मैं समझता हूँ ये दिन गणतंत्र दिवस को बाबा साहब के सपनों के भारत के तौर पर हमें देखना चाहिए कि इसकी मतलब ये सोचिए कि ये अगर संविधान तो तब भी होता, लेकिन अगर बाबा साहब नहीं होते तो ऐसा संविधान नहीं होता, तो ऐसा लोकतंत्र भी ना होता। क्योंकि जो लोकतंत्र उन्होंने खुद जिसको स्टडी किया, जिसको महसूस किया अपने पढ़ाई के टाइम पर ब्रिटेन में रहते हुए या कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अमेरिका में रहते हुए, उन्होंने ये देखा कि वहाँ जो प्रजातंत्र है और भारत में जिस तरह भारत विविधताओं का देश है, विभिन्न जाति विभिन्न धर्म के लोग हैं, ऐसे में किस तरह पूरे भारत को बांध के एकजुट रखना है, किस तरह का लोकतंत्र वहाँ सफल होगा। तो वो जो उनका ब्रेन भारत के संविधान में नजर आता, विजन था, वो विजन था। क्या कहेंगे, अभी भी एक बड़ा वो तबका तो बहुत छोटा है, मुट्ठी भर लोग हैं जो सचमुच संविधान से नफरत करते हैं, उसको कॉपी पेस्ट बताते हैं। कई संगठन तो ऐसे हैं जो साफ है पब्लिक डोमेन में है कि वो तिरंगा को मानते तक नहीं थे। जो तब नहीं मानते थे वो आज भी नहीं मानते हैं, अंदर से उनका मन अंदर से तो भगवा कलर में रंगा हुआ है। वो तो अंदर से आज भी बंच ऑफ थॉट के हिसाब से भारत का निर्माण करना चाहते हैं। वो तो आज भी गुरु गोलवलकर के सपनों के हिसाब से चलना चाहते हैं। वो तो आज भी भारत के संविधान को बदलकर मनुस्मृति का शासन लाना चाहते हैं। तो ये उनकी सोच है, लेकिन जो पूरे देश की सोच है, देश में वो चलेगी। तो क्या माना जाए, जैसे हम लोग कहते हैं मनुस्मृति मनुवाद, तो वही लोग हैं जो संविधान विरोधी हैं, जो संविधान विरोधी है वही मनुवादी है। जी हाँ, जो संविधान विरोधी है वही मनुवादी है, वही इंसान में भेद रखना चाहते हैं, वही इंसान में धर्म जाति के नाम पे दंगे कराते हैं, वही लोगों के अंदर भय का वातावरण पैदा कर रहे हैं और सही मायने में वही लोग हैं जो भारत को कमजोर कर रहे हैं। अच्छा, कहा जाता है कि सम्राट अशोक के कई प्रतीकों को बाबा साहब ने लिया है, चाहे वो अशोक स्तंभ हो जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में है, तमाम सरकारी सत्यमेव जयते। उन्होंने तिरंगा में जो अशोक चक्र है, नाम ही अशोक चक्र है, जो अशोक से लिया। अभी आरएसएस के एक जानकार हैं, वो सही मायने में कहते हैं अशोक से लिया हुआ कम, बौद्ध धम्म से लिया हुआ ज्यादा विचार है। पूरा संविधान का जो विचार लिख्य धम्म का विचार है, जो चक्र है ना, ये परिवर्तन की निशानी है कि हर क्षण परिवर्तनशील है, कोई भी परमानेंट नहीं है, हर चीज अनित्य है। जो बनी है उसको मिटना निश्चित है, जो आया उसको जाना निश्चित है, जो पैदा हुआ उसको मरना निश्चित तो है। क्या वजह है दुनिया भर में भारत को कहा जाता है कि ये बुद्ध की धरती है, बुद्ध का, भारत की पहचान बुद्ध से है, सम्राट अशोक से है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जब दुनिया इंटरनेशनल फलक पर जाते हैं तो वहां भी कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं। अपने ही देश में सम्राट अशोक और बुद्ध हाशिए पर हैं और अब तो संविधान को भी लोग कह रहे हैं कि बदल देंगे। इसे कैसे देखते हैं और इससे कैसे मजबूत? नहीं, मेरा ये मानना है कि जो बुद्ध का जो धम्म है, अल्टीमेटली पूरे दुनिया में लोग बुद्ध के धम्म की तरफ ही आएंगे। और उसका कारण है, जब आप बाकी धर्मों के बारे में अध्ययन करते हैं, जब आप क्रिश्चियनिटी की बात करते हैं तो क्रिश्चियनिटी को बाइबल के हिसाब से चलना है। क्रिश्चियनिटी में बाइबल को क्वेश्चन करने का किसी को अधिकार नहीं है। उसी तरह जो इस्लाम है, इस्लाम में जो उनका धर्म ग्रंथ है कुरान को क्वेश्चन नहीं कर सकते, कुरान के हिसाब से चलना है। उसमें जो लिखा वो उसी को मानना पड़ेगा। लेकिन
इसी तरह हिंदू धर्म में वो गीता को मानते हैं, उसको चैलेंज नहीं करते। लेकिन जो बुद्ध का जो धम्म है उसमें मतलब अंतर बड़ा क्यों है? अंतर बड़ा इसलिए कि ये केवल बुद्ध का धम्म है, जिसमें बुद्ध स्वयं कहते हैं कि किसी बात को इसलिए मत मानो कि मैं कह रहा हूँ, किसी बात को इसलिए भी मत मानो कि वो किसी बड़े धार्मिक ग्रंथ में लिखी है, किसी बहुत बड़े विद्वान ने कही है। किसी भी बात को मानने से पहले उसको परीक्षण करो, उसको आप आजमा के देखो, उसको आप अपने बुद्धि और विवेक की कसौटी पर कस कर देखो। उसके बाद भी अगर आपको लगे हाँ ये सही है, ये मेरे लिए कल्याणकारी है, ये सबके लिए कल्याणकारी है, तो आप उस बात को मानो। लेकिन ये बात आपको दुनिया में कहीं दूसरे धर्म में नहीं मिलेगी जो बुद्धिज्म के अंदर। इसीलिए पूरे दुनिया में धीरे धीरे बुद्ध का धर्म बढ़ रहा है और आने वाले समय में पूरी दुनिया बुद्ध के धर्म की तरफ जाएगी। लेकिन सर, सवाल है कि भारत में जो समस्याएं हैं, क्रिश्चियनिटी हो या इस्लाम हो, इसके आधार पर शोषण नहीं है। भारत में जो बहुसंख्यक हिंदू आबादी है, जिसको बाबा साहब ने संविधान में SC ST OBC कहा है, यहाँ तक कि माइनॉरिटी भी है, मुस्लिम समाज भी OBC में आते हैं, तो क्या वजह लग रही है कि ज़्यादातर जो हिंदू धर्म के लोग हैं, मैं भी हिंदू हूँ, बहुत सारे लोग हिंदू हैं, उनको जाति के आधार पे हिंदू धर्म का ही जो मजबूत तबका है आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, वो शोषण करता है? नहीं, वो तो है ही। और ये एक चीज़ जिसको आप इस तरह से भी ले सकते हैं कि भारत में मुस्लिम में भी जाति है, भारत में ईसाई में भी जाति है, सिखिज्म में भी जाती है, भारत जो कि में गुरु नानक नहीं चाहते। भारत में सिख धर्म में भी जाती है। लेकिन अगर आप यहाँ से अमेरिका जाएंगे, इंग्लैंड जाएंगे, तो वहाँ दो धाराएं, एक कैथोलिक है, एक प्रोटेस्टेंट है, लेकिन वहाँ जाति नहीं है धर्म के अंदर। आप अरब कंट्रीज में जाएंगे, आपको शिया और सुन्नी तो मिलेगा, जाति नहीं, लेकिन वहाँ इस्लाम में जाति नहीं मिलेगी। ये ब्राह्मणिज्म मतलब एक ऐसा जहर है जो सब धर्मों में, ये जहाँ भी फैल गया, बेशक वो क्रिश्चियन बन गया, वो सिख बन गया, इस्लाम में चला गया, वो ईसाई बन गया, तो वहाँ भी जाति को उसने वहाँ भी फैला दिया। वो भारत के अंदर है, सिर्फ भारत और भारत के सब कॉन्टिनेंट में जहाँ हिंदू से कन्वर्ट होके बना है, वहाँ वो जाति को साथ लेके गया, वहाँ जाति खत्म नहीं हुई है। 26 जनवरी लगता है कि अब चूंकि सोशल मीडिया भी है, लोग क्लेम भी अब संविधान को करने वाले की संख्या इस देश में 95%। देशवासियों से एक निवेदन करूंगा, अगर भारत को वास्तव में विश्वगुरु बनना ना हम लोग चाहते हैं, तो हमें इस जाति का अंत करना ही चाहिए, जो ये संविधान कहता है, जो संविधान भी कहता है। और सच तो ये है कि आज तक भी, मुझे इस बात का दुख भी है कि आज तक भी किसी भी राजनीतिक पार्टी ने भारत में जाति खत्म करने का कोई बड़ा आंदोलन नहीं चलाया। संविधान लागू हो जाए तो जाति खत्म हो जाएगी। संविधान को अगर 100% लागू कर दें तो निश्चित तौर पर जाति तो ऑटोमेटिक खत्म सोचिए, बाबा साहब ने जो संविधान में जो लिखा है, उन्होंने कहा है कि हाँ, हर धर्म को आपको मानने का फंडामेंटल राइट्स है। आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, लेकिन आप धर्म के आधार पे और जाति के आधार पे शोषण नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर आप किसी भी धर्म के मानने वाले हों, संविधान आपको बराबर का हक देता है, लेकिन वो कहता है संविधान कि आप धर्म और जाति के आधार पे किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। संविधान में कोई भी कानून, कोई भी जो उसमें जो अनुच्छेद है, वो धर्म पे आधारित नहीं है। धर्म आपका फंडामेंटल राइट्स है। और 26 जनवरी जो है वो गणतंत्र दिवस संविधान के तौर पे माना जाना चाहिए। लेकिन सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है कि 26 जनवरी 1950 को इस देश में संविधान लागू होता है और उसको ही हम लोग हाशिए पर रख के चल रहे हैं। नेशनल दस्तक की लगातार कोशिश है कि भारत को एक संवैधानिक मूल्यों वाला देश बनाया जाए, जहां जाति और धर्म के आधार पर किसी के साथ शोषण न हो। एक बात तो तय है कि भारत में संविधान तब भी होता जब डॉक्टर अम्बेडकर नहीं होते, लेकिन महिलाओं को, शोषित वंचित समाज को उतना राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकार जरूर नहीं मिलता जो इस संविधान की वजह से मिल रहा है। अब आप लोग को तय करना है कि क्या वो लोग जो संविधान विरोधी हैं, जिनको हम राष्ट्र विरोधी कहते हैं, क्योंकि भारत बनता है भारत के संविधान से। शुक्रिया सर, आप हमें समय देने के लिए। थैंक यू। और मैं आपके माध्यम से सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की, इस संविधान दिवस की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। कैमरा पर्सन निधि रतन के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।